हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं नवंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर हम लोग करेंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वाला पार्ट, क्योंकि बीसीआर वाला ही मैं अपने चैनल पे इस साल करवा रहा हूं। बिजनेस लॉ वाला पार्ट हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे पेपर 2 का, ठीक है। मैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वाला पार्ट जो है डिस्कस करूंगा। ये नवंबर 2018 का पेपर है। सिर्फ मेरे पास अब इसके बाद मई 2018 का क्वेश्चन पेपर ऐसा है जो मैंने सॉल्व नहीं करवाया। उसके बाद अभी तक जितने भी पेपर हुए, चाहे वो फिर मई 2019 का हो, नवंबर 2019 का हो, नवंबर 2020 का हो और 2021 का मार्च या जुलाई का हो, ये सारे क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। आप लोग वहां से देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का। और साथ ही साथ अगर आपको बीसीआर के किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो मैंने पूरा का पूरा एंटायर कोर्स अपने चैनल पे डाल रखा है। मैं उसके भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ मैं इस क्वेश्चन पेपर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इसके सजेस्टेड आंसर्स जो कि आईसीएआई ने प्रोवाइड करवाए हुए हैं, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम आ चुके हैं पेज नंबर 13 पे, क्योंकि यहीं से हमारा सेक्शन भी स्टार्ट होता है। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 और 11 ये 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो हमारे लिए कंपलसरी होता है। बाकी 4 क्वेश्चन में से हमें कोई से भी 3 जो है वो करने होते हैं, और इसके बेसिस पे हमारा पर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसीलिए हमारा 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है। वैसे तो मैंने एनालिसिस वाली वीडियो में पूरा बता रखा है, जिसके अंदर मैंने सिलेबस वगैरह बताया था, बट फिर भी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं पहला वाला क्वेश्चन। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर पहले से था, तो क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर पहले से था तो वैसे तो मैंने ये पढ़ा हुआ है पैराग्राफ, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों के साथ साथ पढ़ूंगा। लेकिन मैंने क्या बोला हुआ है कि जब भी आप लोग पैसेज वाला चैप्टर कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो पैसेज पढ़ने से बेटर है कि आप सबसे पहले क्या करें, आप पढ़ें क्वेश्चंस। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे और सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। काफी बड़ा पैराग्राफ दे रखा है। चलिए ये रहा। पहली बात दे रखा है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक विच हरीश's मदर वाज टीचिंग हिम लास्ट नाइट। डन, ओके। हु हैज टू एक्ट प्रॉपर्ली टू इंश्योर अ क्लीन एनवायरनमेंट, ओके। हु विल सफर इफ वी डू नॉट इंश्योर क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक। एंड राइट अ समरी ऑफ द अबव पैराग्राफ। अब इसके लिए तो वैसे भी पूरा पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा, तो जरा कर लेते हैं। अब जरा रीड कर लेते हैं फटाफट। 5 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा मिनट का टाइम नहीं लगेगा। पढ़ लेता हूँ, मैं थोड़ी स्पीड तेज कर लूंगा अपनी। Your room is so ugly, no one can enter your room except yourself, son. Please take care of yourself at least. Harish's mother was simply shouting at Harish. मैं इसकी हिंदी नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है। It was a beautiful Sunday morning and Harish was in no mood to get up from bed, even it was already 9 a.m. His mother had completed cleaning the whole house except Harish's room. Harish got up and finished his daily routine. Still, he was only at the receiving end. All your friends have finished morning walk, breakfast and completed their weekly homework given in the college. Just clean your room and take the whole garbage and throw outside. Harish was surprised. What is mom speaking about? Yesterday only his mom was teaching him about स्वच्छ भारत अभियान। देखो एक आंसर तो यहीं से मिल गया। यही था ना कि कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सी बुक जो है, कौन सा कॉन्सेप्ट जो है पढ़ा रही थी, तो उसकी मम्मी उसे कौन सा पढ़ा रही थी, स्वच्छ भारत अभियान। एंड टुडे आस्किंग हिम टू थ्रो द गार्बेज आउटसाइड। व्हाट्स दिस मॉम, यू एडवाइज्ड मी सो मच and today asking to throw garbage outside. Harish had two options, either to follow his mother's last night advice or to follow her present order. He decided to follow the first and raised objection. His mom said, "It was just a book, son. I was teaching from that only." Harish still objected and threw the garbage inside a dustbin located around 200 meters away from his house. It is only a matter of is it only a matter of reading only? Is really cleanness not necessary? Cleanliness not necessary? Is it a duty of a politician and government servant? Harish asking himself all the questions. Harish asked himself all the question to himself and decided to do what he thought to be proper.
If all of us with a little effort try it in our daily life slowly but surely, we can clean our environment. Only we are responsible for all this nonsense. तो who are responsible? तो यहां पर आ गया we the people are the सेकंड क्वेश्चन का यहां पे मिल गया। क्या है ना, 4 ही क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन याद रखना ज्यादा इजी है इंस्टेड ऑफ पूरा पैराग्राफ। पूरा पैराग्राफ मुझे शायद याद ना रहे लेकिन क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए वो मुझे इजीली याद रहेंगे, इसीलिए मैं पहले पढ़ लेता हूँ क्या क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे मुझे सेकंड मिल गया, ओनली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस नॉनसेंस। ठीक है, अब इसी को और लैंग्वेज में चेंज करके आप लिख सकते हो पर मेन बात तो यही है। Therefore, we have to act. We have to avoid the use of polythene bags to save our environment. We have to give up our habit of throwing garbage and use plastic bags and bottles here and there. Otherwise, day will come when we and our future generation will be struggling to find a clean road to walk. हमसे ये पूछा था कि who will suffer? थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप का था, यहां से मिल गया। थिंक सिंसियरली एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। देखो सबसे पहले हमसे क्या बोला था, व्हाट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक? हरीश मदर वाज टीचिंग, तो स्वच्छ भारत अभियान। हु हैज टू एक्ट प्रॉपर्ली? वी हैव टू एक्ट प्रॉपर्ली टू इंश्योर अ क्लीन एनवायरनमेंट। डन। हु विल सफर इफ वी डू नॉट इंश्योर? तो यहां पर दे रखा है वी एंड आवर फ्यूचर जनरेशन विल सफर इफ वी डू नॉट इंश्योर अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। तो इसकी एक समरी तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, बाकी मैं आंसर जो आईसीआई ने प्रोवाइड करवाया वो तो लिख ही दूंगा, वो तो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो मैं अपनी तरफ से भी एक समरी बनाऊं तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा। वरना बेसिकली तो हमें पता ही है ना कि एक दिन हरीश की मदर जो है वो उसे कहते हैं कमरा साफ करने के लिए और कहते हैं गार्बेज आउटसाइड फेंक देने के लिए। हरीश कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी मम्मी ने एक दिन पहले उसे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया था और वो कह रही है कि अभी तुम बाहर क्यों फेंक रहे हो। तो वो कहता है कि मम्मी आप जो मुझे पढ़ा रही हो वो आप बोल क्यों नहीं रही हो? तो उसकी मम्मी बोलती है ये तो बोलने की बात थी। कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो 200 मीटर दूर जाकर के गार्बेज फेंक के आता है और वो ये कहता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज फ्यूचर जनरेशन को सफर करना पड़ेगा। इतना सही है? तो ये सारा का सारा हमारा पैराग्राफ की समरी बन जाएगी। ठीक है, देन अगेन हमें दे रखा है रीड द पैसेज, मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग एंड एब्रिविएशन व्हाट एवर नेसेसरी। मैं एक बार पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ इसके लिए। ठीक है, और उसके बाद राइट समरी तो बोला ही हुआ है। मैं हालांकि आप लोगों को आईसीआई वाले आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा लेकिन एक बार मैं खुद से भी पढ़ लेता हूँ, देखूँ मेरे को खुद से कुछ पॉइंट मिल जाए तो। A good business letter is one of that gets results. The best way to result is to develop a letter that in its appearance, style and content conveys information efficiently. To perform this function, a business letter should be concise, clear and courteous. The business letter must be concise, don't waste word, little introduction or preliminary chat is necessary. Get to the point, make the point and leave it. It is safe to assume that your letter is being read by every person, by a very person with all kind of papers to deal with. Reread and revise your message until the words and sentence you have used are precise. This takes time, but is a necessary part of a good business letter. A short business letter that makes its points quickly has much more impact on a reader than a long-winded rambling exercise in a creative writing. This does not mean that there is no place for style and even on occasion humor in business letter. While it conveys a message in its content, the letter also provides the reader with an impression of you, its author. The medium is part of message. The business letter must be clear. You should have a very firm idea what you want to say and you should let the reader know it. Use the structure of the letter, the paragraphs, topic, sentence, introduction and conclusion to guide the reader's point. By the point from your thesis through your reasoning to your conclusion. थोड़े बड़े है क्या? ठीक है. Paragraph often to break up the page to lend an air of an organization to the letter. Okay. काफी बड़ा दे दिया ये तो. Use an accepted business letter format. Reread what you have written from the point of view of someone who is seeing it for the first time and be sure that all explanations are adequate. All information provided including reference number, dates and other identification. A clear message clearly delivered in the essence of business communication. The business letter must be courteous. Sarcasm and insult are ineffective and can often work against you. If you are sure you are right, point that out
as politely as possible. Explain why you are right and outline what the reader is expected to do about it. In another term, in another form, courteous courtesy, यहाँ पे courteous नहीं है, courtesy is taking care in your writing and typing of business letter, grammatical and spelling errors, even if you call them typing errors. अब tell a reader that you don't think enough of him or can lower the reader's opinion of your personality faster than anything you say, no matter how idiotic. There are excuses for ignorance. There is no excuse for sloppiness. The business letter is your custom made representative. It speaks for you and it is permanent record of your message. It can pay big dividends on the time you invest in giving it a concise message and a clear structure and a courteous tone. सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आ गई. अब देखो, मेरे को अगर बनाना है तो मैं इसको 4 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ है, इसको 4 के अंदर ही कर सकता हूँ. सबसे पहला तो मैं बना दूंगा बिजनेस लेटर, कि बात ही इसी चीज के बारे में हो रही है. बिजनेस लेटर, इसके इंपॉर्टेंस 4, उसमें तीन तीन करूंगा मैं, 3 सब हेडिंग डालूंगा, उसमें कर दूंगा. उसके बाद एक तो हो जाएगा क्लियर, क्यों क्लियर होना चाहिए. तीसरा हो जाएगा कंसाइज, क्यों कंसाइज होना चाहिए. और चौथा हो जाएगा कोर्टियस. यही तो भरी रखा है इस पूरे में. इन चारों पॉइंट के ऊपर इन चारों पॉइंट के ऊपर मैं आराम से नोट मेकिंग कर लूंगा. ये मेरा करने का है. मैं एक बार और पढ़ना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे को भी इतना याद नहीं रहेगा तुरंत पढ़ते हुए. आपके पास तो हैंड टू हैंड रहेगा, बट मेरे हिसाब से मैं ये 4 ही पॉइंट रखूंगा. बिजनेस लेटर के अंदर रखूंगा कि ये होता क्या है, ये ज़रूरी क्यों है, इससे हमारा क्या होता है, हम रिलेशन बना सकते हैं. क्लियर इसलिए होना चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. आपकी बातें जो भी हो कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियरली समझ में आनी चाहिए. कंसाइज इसलिए होना चाहिए कि लॉन्ग किसी को मैसेज को पसंद नहीं होता, कोई क्रिएटिव पसंद नहीं करता. हाँ, बट यू कैन यूज ह्यूमर, ये कंसाइज के अंदर आ जाएगा. कोर्टियस में कि आपकी लैंग्वेज पोलाइट होनी चाहिए. कैन नॉट यूज अ वेरी हाई टोन और एक्सक्यूज इग्नोरेंस. लास्ट आपको ये करना है, अगर एक और बनाना है तो आप ये लिख सकते हो कि मिस्टेक्स, इग्नोर मिस्टेक्स, एंड उसी को आप ज्वाइंट करके आराम से एक समरी बना सकते हो. क्लियर. तो ये था इसके बारे में. अगर आप, ये है मैंने एक रफ आइडिया आपको दे दिया है, बट अगर आपको चाहिए कि मैं एक बार पूरा पूरा लिख करके बताऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं अलग से पूरा सॉल्व कर दूंगा. वैसे तो मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से भी ट्राई करें, क्योंकि आईसीएआई वाला तो मैं खुद दूंगा ही आपको, तो आप लोग खुद से भी ट्राई करोगे, वहां पर भी देखोगे तो इजीली हो जाएगा आपका. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. डिस्क्राइब द टर्म पैरालैंग्वेज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. 2 नंबर का, यानी आराम से 50 to 60 वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे, मान के चलना. तो पैरा लैंग्वेज क्या होता है, हम लोगों ने वैसे तो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारा, कहते हैं मई 2019 के अंदर भी आया हुआ था. तो पैरा लैंग्वेज होती क्या है. पैरा लैंग्वेज में हम लोग जो एक्चुअल वर्ड कहे जा रहे हैं उससे ज्यादा वो किस तरीके से बोले जा रहे हैं, हम उस पर फोकस करते हैं. हम पिच क्या है, वॉइस ऑफ टोन क्या है, स्ट्रेस किस चीज पे दिया जा रहा है, हम इन सारी चीजों को ऊपर ध्यान देते हैं. कहते हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है. बस इसको इतना एक्सप्लेन कर दो, 50 से 60 वर्ड हो नहीं जाएगा. It is a part of non-verbal formal communication. In paralanguage, we do not just listen the actual words, but we learn what is the meaning behind it. इस तरीके से बढ़ाना चालू करोगे, है ना. अब listener has to focus on the pitch, the stress, the sound of the speaker, so that the clear message can be अंडरस्टैंड. तो पैरा लैंग्वेज इस चीज के बारे में हो जाएगा, एक्सप्लेन आप इस चीज को कर दोगे. बाकी पैरा लैंग्वेज का अपने आप में एक पूरा पैराग्राफ है कंप्लीट, आप वहां से भी लिख सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर बी. चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि सिनोनिम बताना है. प्रोफिशिएंट, देखो सीधी सी बात है, प्रोफिशिएंट ये तो आप लोगों को वैसे भी पता चल गया होगा. एफिशिएंट से ही प्रोफिशिएंट बना है, तो प्रो तो वैसे भी, प्रो बंदा कौन होता है, दुनियादारी छोड़, प्रो कौन होता है, जो एक्सपर्ट होता है. खत्म, यही था आंसर. ओके, नेक्स्ट हमसे बोला हुआ है सेकंड पार्ट, सुटेबल एंटोनिम. ठीक है, तो सपोर्ट, इसका ही एंटोनिम बताना है. सपोर्ट का क्या होगा बताने की जरूरत है क्या मुझे. अपोज. ठीक है. अब ये आया है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, तो करते हैं. ये पे कर दूंगा, यहाँ पे कर देता हूं. सूची आस्क्ड सुनील. ठीक है.
आर यू इंटरेस्टेड टू विजिट द टेम्पल? यहाँ पर चॉइस तो है नहीं, यहाँ पे तो यस या नो में आंसर दिया जा सकता है। तो यस या नो में अगर आंसर दे सकते हैं तो हम लोग इफ लगाते हैं, इफ। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा? यू है, यू सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन के हिसाब, सेकंड पर्सन जो है किसके हिसाब से होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इफ ही इज एम आर किसमें चेंज होता है? वॉज हो रहा है, तो इफ ही वॉज, बाकी तो सेम ही आ जाएगा। इंटरेस्टेड टू विजिट द टेम्पल, ठीक है। बाकी अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा पूरा का पूरा आपका मैंने नरेशन का, वॉइस का मैंने पूरे चैप्टर डाल रखे हैं, मैंने पूरे वीडियोस डाल रखे हैं, आप वहां से भी देख सकते हो, सीख सकते हो। उसके बाद कोई डाउट आता है प्लीज मुझे बताओ ना, मैं सॉल्व करवाता हूँ। फिर सी है, सी के अंदर प्रेसी दे रखी है, ओके। जरा इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रेसी में 1/3 ही करना होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ आपको। तो आराम से एक फुल स्टॉप से फुल स्टॉप लेकर के 3-3 लाइन का देख रहे हो। एक तो तरीका बेस्ट यही है कि 3-3 लाइन उठाओ, करते चलो। बट ये मैंने जुगाड़ू तरीका बता रहा हूँ, ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब आपको बिल्कुल नहीं आता तो जुगाड़ू तरीका, 3-3 लाइन उठाओ, उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दो। बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। Tree gives shades for benefits to of other, and while they themselves stand in the sun and endure the scorching heat, they produce the fruit of which other profit. The character of a good man is like that of a tree. What is the use of a perishable body if no use is made of it for benefit of mankind? Sandalwood, the more it is rubbed, the more scent dyes it yield. Sugarcane, the more it is peeled, the cut up into pieces, the more juice dyes it produce. The men who are noble at heart do not lose their qualities even in losing their lives. What matter whether men praise them or not? What difference does it make whether they die at this moment or whether lives are prolonged? Happen what may. Those who, ये क्या हुआ? ट्रीड, हाँ, ट्रीड इन द राइट पाथ, tread in the right path, will not set foot in any other. Life itself is unprofitable to a man who does not live for others. To live for the mere sake of living one's life is no life lived the life of dogs and crows. Those who lay down their lives for sake of others will assuredly dwell forever in the world of bliss. अच्छा ठीक है, इतना ही है। तो देखो इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जब हम लोग प्रेसी लिखते तो हम लोग क्या करते हैं, एक हेडिंग डालते। तो इसके अंदर तो मेरे ख्याल से गुडमैन या लिव फॉर अदर्स, करेक्ट, ऐसा कुछ हम हेडिंग डाल सकते हैं। और मेनली तो ये बात यही कह रहा है ना कि इसके अंदर अगर मेरे को प्रेसी बनानी है तो मेरी मेन बात तो यही है ना कि जो गुड पीपल होते हैं उन्हें जो पीपल होते हैं उन्हें ट्रीज की तरह होना चाहिए, जो अपने लिए नहीं दूसरों के बेनिफिट के लिए काम करे, जिनको खुद को कितनी भी प्रॉब्लम हो पर वो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाए। क्योंकि चाहे वो शुगर केन की, चाहे वो इसमें शुगर केन वाली लाइन या सैंडलवुड वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम सब मोर एग्जाम्पल्स आर सैंडलवुड एंड शुगर केन करके आप काम चला सकते हो। फिर उसके बाद ये बोल सकते हो कि अगर ऐसे लोग, क्योंकि हमें नहीं पता लाइफ में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो अगर ऐसे लोग भले आज मर जाए या एक लंबी लाइफ जीते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप अपनी लाइफ दूसरों के लिए जीते हैं तो आप कभी मरते नहीं हैं। यही हुआ, ठीक है। क्योंकि अपने लिए तो कहते हैं डॉग्स एंड क्रॉस जैसी लाइफ हो जाती है अपने लिए जीना, तो आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और तभी आपकी लाइफ का मैटर करता है। मेरे ख्याल से बस इतना ही होगा इसका मेन, इसी को आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बाकी आप लोग एक बार ट्राई करना। जैसा मैंने बताया, मैं लिखने वाले काम ज़्यादातर इन वीडियोस में नहीं करता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबे ना हो, वरना 1.5-2 घंटे के वीडियोस हो जाएंगे अगर मैं लिखने पे आ गया तो, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे कैसे होगा कि मुझे आपको समझाते हुए लिखना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, डिस्कस द कल्चरल बैरियर इन द कम्युनिकेशन। तो आज की डेट में आप लोगों को पता है कि हमारा दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है। तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक कल्चर का जो रिचुअल्स होते हैं हो सकते हैं वो दूसरे कल्चर में अच्छे हों या अच्छे ना माने जानते हो। तो
डू बिजनेस या फिर टू इनहेंस बिजनेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट वी लर्न अबाउट कल्चरल बैरियर। इसके अलावा आपके पास पूरा का पूरा आईसीआई के बुक में एक कल्चरल बैरियर का पैराग्राफ है, आप वहां से एक बार रीड भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। पर मैं ये वाला करता, अगर मेरे पे होता तो मैं ये वाला करता, क्योंकि 20 से 30 वर्ड में इसको निपटाता और 20 से 30 वर्ड में इसको निपटाता। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन। वर्टिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक सीनियर जो एक सुपरवाइजर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है। ये टू वे कम्युनिकेशन है, सीनियर और जूनियर लेवल का होना जरूरी है, इसमें हायर और जूनियर अथॉरिटी का होना जरूरी है इसके अंदर। टू क्या, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फीडबैक इजीली मिल जाता है। वहीं पे हॉरिजॉन्टल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें सेम लेवल के लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट के सेम लेवल के लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये ये समझ लो कि अगर मैं एक कहते हैं एक कंपनी का एग्जांपल दूं, तो सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट तो है ही, पर मैं अगर डायरेक्टर की बात करूं तो सेल्स डिपार्टमेंट होता है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो एक सेल्स मैनेजर और एक मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, इसका भी मैनेजर इसका भी मैनेजर, दोनों मैनेजर मैनेजर लेवल के, डिपार्टमेंट अलग अलग है। जब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। नाउ बी, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। सिनोनिम बताना है। फिक्शन, समझ लो, अब फिक्शन है, फिक्शन तो वही होता है साईफाई, साईफाई से ही आता है ना, साइंस फिक्शन, फिक्शन मतलब फैंटेसी। अवतार कोई स्टोरी या कोई फैक्ट या कोई रियलिटी थोड़ी ना थी, फैंटेसी थी ना। एवेटार, सॉरी मैं अवतार बोलूँ तो काफी लोग बोलेंगे एवेटार, ठीक है भैया, अब ठीक है, ओके। डिमोट, डिमोट का मतलब तो नीचे गिराना हुआ ना। देखो बच्चे कंफ्यूज होंगे तो इन दोनों में कंफ्यूज होंगे अगर होते हैं तो, पर डिक्लाइन का मतलब ना होता है अपने आप घटना, डिक्लाइन अपने आप घटती है, डाउनग्रेड किया जाता है और डिमोट भी किया जाता है किसी चीज को, ठीक है, इसलिए डाउनग्रेड इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अब ये वाला एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। शालिनी गेव ऑर्डर टू हर यंगर सिस्टर गो होम इमीडिएटली, तो क्या होगा, शालिनी ऑर्डर्ड हर सिस्टर टू गो होम इमीडिएटली, हाँ छोटा ही बनेगा इसका, इमीडिएटली, ठीक है। शालिनी गेव ऑर्डर है ना, तो गेव ऑर्डर की जगह सीधा हो जाएगा शालिनी ऑर्डर्ड हर सिस्टर टू गो होम इमीडिएटली। इमीडिएटली बोलो, इमीडिएटली बोलो, जो तुम्हारी मर्जी हो, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन है भैया, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर हो गई बात, तो इस तरीके से बनेगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी के अंदर आता है, राइट अ सर्कुलर एड्रेसिंग टू द एम्प्लॉयज रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। सिंपल सी बात है, एक डब्बा सा बनाओगे, सर्कुलर नंबर लिख दोगे, डेट लिख दोगे, यहाँ पर आपका क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन पावर, ये लिख दोगे, एक छोटा सा लिख दोगे कि भैया ये किस चीज के बारे में लिखा जा रहा है, फिर उसके बाद किस आदमी को क्या काम दिया जा रहा है ये लिख दोगे, एंड दैट्स ऑल। छोटा सा, इसका तो फॉर्मेट ही छोटा सा होता है। यहाँ आता है सर्कुलर नंबर, यहाँ आती है डेट, यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट जो कि है रीऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट लिख दो, और उसके बाद यहाँ पे लिख देना दैट दिस इज टू नोटिफाई दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज and manpower are reorganized in the finance department. The new person with responsibility, the new person and their responsibilities is given below। उसके बाद 5-6 लोगों के नाम उनके वो कर दो, बात खत्म, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू टेक्नोलॉजी बैरियर इफेक्ट्स कम्युनिकेशन एक्सप्लेन। 2 नंबर का है, वही मैंने बताया, 50 to 60 वर्ड आराम से लिखने। तो जब हम टेक्नोलॉजी बैरियर की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी बैरियर के बारे में आप लोगों को सीधा सीधा पता है कि आज के टाइम पे हम लोगों का टेक्नोलॉजी प्रोन सोसाइटी है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है। और ये तो खैर पुराना क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों ने मार्च 2020 से लेकर के अभी तक देखा ही है कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे लिए ज़रूरी हो गई, ठीक है। कोविड को लेकर के, चाहे वो मीटिंग्स करना हो, चाहे मेल भेजना हो, चाहे पीडीएफ बनाना हो, बहुत सारी चीज़ें जो हमने की है। तो टेक्नोलॉजी बैरियर, अगर आज के टाइम पे कोई ऐसा इंसान है जो टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर नहीं है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कम्युनिकेट करने में, ठीक है। अगर कोई टेक्नोलॉजी से ज़्यादा
इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए आज की डेट में टेक्नोलॉजी को तो अपनाना एक मजबूरी बन गई है हमारी। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत तरीके से हेल्प करती है, जैसे मोबाइल के बारे में बोलते हैं कि मोबाइल हेल्प भी करता है, हमें वीक भी बनाया है। बट रियल बात है कि आज के टाइम में आपको टेक्नोलॉजी के साथ करना पड़ेगा। आज के टाइम पे वही इंसान अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है या इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है जिसे टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो। ठीक है, मतलब जस्ट एज पर योर बुक, और आपको मार्क्स लेने हैं इसीलिए आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, बी पार्ट पे चलते हैं। फिल अप द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन और एडवर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, तो यहां पर बोला हुआ है ही अपोलोजाइज्ड हिज टीचर। देखो ऐसा है ना, यहाँ पे तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, वैसे मैं कितना भी सिखा लूं, आप लोग वहां पे जाके तो पढ़ के चेक करने वाले हो तो भैया चारों में से कौन सा पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अगेंस्ट हिज टीचर ना, विद हिज टीचर, टीचर के साथ काहे माफी मांगिएगा भाई। ही अपोलोजाइज्ड फ्रॉम हिज टीचर ना, टू हिज टीचर, बिल्कुल सही है ना, सिंपल है ना। ये काफी अच्छा है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। सुनीता सेड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सुनीता सेड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसके लिए हो जाएगा आपका, बहुत सारे बच्चे तो पहली बात ना ये देख के सोचेंगे इनडायरेक्ट बना देते हैं, भैया ये इनडायरेक्ट बनाने वाला नहीं है। ठीक है ना, पैसिव वॉइस बनाना है, ये समझो पहले। बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे ये है, इनडायरेक्ट बनाएंगे, सुनीता सेड दैट, गलत हो जाएगा। पैसिव वॉइस बनानी है, इनडायरेक्ट नहीं बनाना। ठीक है, समझ में आया, तो बनाए इसे। तो इसको बनाने के वैसे तो दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बता रहा हूँ। ठीक है, जो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लीज दिख रहा है तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें हम लोग कर देते हैं सुनीता। हालांकि अभी तो ये प्लीज व्लीज वाले आ ही नहीं रहे हैं। रिक्वेस्टेड, ठीक है, दैट अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन टू हिम, टू हर, बी गिवन टू हर। ठीक, क्लियर। बट अगर आप इसे चाहते हो एक और तरीके से बनाना तो मैं वो भी बता देता हूं। सुनीता सैड का सुनीता सैड ही लिख दो। ठीक है, और सुनीता सैड के बाद लिखो अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर बी काइंडली। ये प्लीज है ना, प्लीज की जगह हमने यहां पर रिक्वेस्टेड लगाया तो यहां पर क्या लगा दिया, काइंडली। ठीक है, गिवन टू मी। थोड़ा सा ये टफ दिया गया था उस साल, पर अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं बहुत सालों से। आप मेरे एनालिसिस वीडियोस में देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन वीडियोस में देख सकते हो, उस टाइम पे दिया गया था ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग। आई डोंट नो व्हाई ये दिया था, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ था। ठीक है, क्योंकि बच्चों को आइडिया नहीं है, तो ये इस तरीके से हो सकता था, दोनों तरीके से। क्लियर। देन एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, द केस शुड बी हैंडल्ड बाय यू केयरफुली सिंस इट इज क्रिटिकल इन नेचर। तो इसका तो सीधा होगा बाय यू है, तो यू से स्टार्टिंग करते हैं। यू शुड, बी लगा हुआ है ना, तो बी लगाने की तो जरूरत है नहीं। यू शुड हैंडल द केस केयरफुली, हैंडल द केस केयरफुली। उसके बाद सिंस से तो सारा सेम ही हो जाएगा, सिंस इट इज क्रिटिकल इन नेचर, सिंस इट इज क्रिटिकल इन नेचर। ठीक है, डन। उसके बाद एक ऐसा टॉपिक, न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखता है 250 वर्ड्स में, डॉटर ऑफ अ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम। मालूम है तुम सबको इस चीज का दुख है, तुम्हारे सबके पेरेंट्स ये सुनाते हैं तुम लोगों को, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ेगा ना। तो सबसे पहले इंट्रो, न्यूज कहाँ की है, किसके बारे में है, क्या है। उसके बाद तो यानी कि पहले इंट्रो दे दिया कि भाई ये किसकी बात है, न्यूज़ किस चीज़ के बारे में, आज हम इसके बारे में बता रहे हैं। देन उसके हार्ड वर्क के बारे में बताओगे कि वो कैसे पढ़ा करती थी, कैसे नहीं पढ़ा करती थी। 50 वर्ड इंट्रो के दे दो, 50 से 60 वर्ड हार्ड वर्क के दे दो। फिर उसके बाद ड्रीम्स की बात हो जाएगी कि उसके फ्यूचर ड्रीम्स क्या है, 50 to 60 हो जाएगा। उसके बाद एक हो जाएगा इंस्पिरेशन,
क्लियर? 200 वर्ड्स अगर आप टच कर जाते हो, 250 बोला हुआ ना, 200 220 कर दोगे, बात खत्म। क्लियर? तो बस इतना ही लिखना। इंस्पिरेशन है ये लोगों के लिए, समझने की बात है, हार्ड वर्क से कुछ भी किया जा सकता है, यही सब लिखना है। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना, पढ़ना। आपकी बुक में क्या था ना कि जब ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ ही था तो मई 2018 और नवंबर 2018, इसमें बहुत सारा पोर्शन जो है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे आपके आईसीआई के बुक से। पर अब इतना टाइम हो चुका है ना कि डायरेक्ट आईसीआई की बुक से क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो इसीलिए ये वाला जो है ना, ये टॉपिक आपको आराम से आपकी आईसीआई की बुक में मिल जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हो इसे। ठीक, अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। नॉन वर्बल इज वन ऑल्सो वन ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन। अब देखो, इसको तुम बढ़ाने के लिए तो पता नहीं कितने वर्ड्स का लिख सकते हो, क्योंकि नॉन वर्बल के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती हैं। नॉन वर्बल के अंदर पैरा लैंग्वेज आता है, सिंबल आता है, एस्थेटिक्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती, एस्थेटिक्स कह रहा हूँ, वो कहते हैं सिंबल है, पैरा लैंग्वेज है, उसके बाद कहते हैं अपेयरेंस है, ये सारी चीजें आ जाएंगी ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो नॉन वर्बल एक इंपॉर्टेंट पार्ट तो है, क्योंकि नॉन वर्बल में हम लोग वर्ड्स पे नहीं, पर्सन पर ध्यान देते हैं या चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, आर्टिस्ट्री पे ध्यान देते हैं। तो इसके बारे में आप पूरा का पूरा जो है आपकी बुक के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो सारे पढ़ सकते हो, पांचों पॉइंट पढ़ सकते हो इसके, इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ लेना ये, क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या बोलना चाहता हूँ मैं। बी पार्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। देखो अब ये भी जो है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन ये भी नहीं आ रहे, 3-4 साल से इस टाइप के क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, ईडीएम फ्रीजेस वाले। हाँ, अब आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी रही तो आ जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज आ तो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू तो वैसे भी बुक के अंदर डायरेक्ट ही दिया हुआ था। इसका मतलब होता है कोई चीज जो अचानक से हो जाए, तो अचानक से हो जाए जो कि एक्सपेक्ट ना की हो, तो समथिंग हैपेंस दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू। डे इन डे आउट, डे इन डे आउट का मतलब होता है लगातार काम करना, सीधा सीधा। ठीक है, और लास्ट में दे रखा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द डियर वॉज ट्रैप्ड बाय द कनिंग फॉक्स, तो द कनिंग फॉक्स वॉज ट्रैप्ड है ना, तो सिंपल हो जाएगा। ट्रैप्ड, क्योंकि वॉज ट्रैप्ड है, वॉज के साथ, वॉज वर्ब के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, दैट मीन्स इसका मतलब है कि एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होगी सिर्फ। तो द कनिंग फॉक्स ट्रैप्ड द डियर। क्लियर, डन। और उसके बाद लास्ट आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन, इसके अलावा और कहीं नहीं आया था। मैंने जब ये चैप्टर आप लोगों को करवाया है, मैं तब बोला था सिर्फ नवंबर 2018 में ये क्वेश्चन एक ही बार आया था, उसके बाद ये आया ही नहीं। ठीक, कि आप एक, पहले आप क्या करो, 5 नंबर के लिए आप एक रेज्यूमे लिखो और एक कवर लेटर भी लिखो। इतना बड़ा पोर्शन नहीं आने वाला, या तो एक कवर लेटर लिखने के लिए दे देंगे या तो रेज्यूमे लिखने के लिए दे देंगे। अब क्योंकि ये आपको जो जॉब वैकेंसी है वो टीवी चैनल के लिए है, जर्नलिस्ट के लिए, तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, आप इसके अंदर कहते हैं, कौन से थे हमारे 3 तरह के, एक तो फंक्शनल था, दूसरा क्या था, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे लिखोगे, जिसमें बीच में पहले नाम वाम लिखोगे, फिर ऑब्जेक्टिव लिखोगे, फिर समरी लिखोगे। अच्छा, इतना पेज है ना खाली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिखोगे, फिर समरी लिखोगे 2-3 पॉइंट में, फिर उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बताओगे, एक्सपीरियंस के बाद एजुकेशन, एजुकेशन के बाद पर्सनल डिटेल एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना, ये तो बताओगे, ये बताओगे ना, और कुछ भी बताओगे? मेरे ख्याल से और तो कुछ होता नहीं है, एजुकेशन। हाँ, एक चीज़ छूट रही है ना मेरे से, जो मुझे लगी रहता है एक चीज़ छूट होगा। एक्सपीरियंस है, एजुकेशन, फिर स्किल है, और स्किल के बाद पर्सनल डिटेल और डेक्लेरेशन। क्लियर, डन। जॉब लेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो जॉब लेटर आप लोगों को पता ही है कि कैसे लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, विजिटर्स एड्रेस लिखते हैं। मैं 3 पैराग्राफ की बात कर लेता हूँ, जिसके अंदर पहला जो आपका होगा इंट्रो वाला, कि दिस लेटर इज इन द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टीजमेंट दैट वाज पोस्टेड इन फॉर द पोस्ट ऑफ, इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या क्या किया हुआ है वो लिख दोगे। आई आई कहते हैं आई हैव दिस डिग्री एंड दैट डिग्री एंड आई वाज नॉमिनेटेड एज द जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर फॉर दिस एंड दिस कंपनी, ये लिख दोगे। और लास्ट में आई विल बी रेडीली अवेलेबल फॉर
आप मेरा आराम से लेटर राइटिंग वाला देख लो। लेटर राइटिंग के मैंने सारे के सारे अलग से बता रखे हैं, ठीक है। रेज्यूमे राइटिंग, लेटर राइटिंग, कवर लेटर, मैंने सारा एक एक करके पूरा एंटायर कोर्स करवा रखा है, वहां पे देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। वैसे लेटर राइटिंग ऐसा कोई पोर्शन है नहीं जो आपने किया ना हो, और अब तक तो सबने ही पढ़ लिया होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। बट अगर स्टिल आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन मैं पूरा पूरा सॉल्व करवाऊं, तो प्लीज ऐसे नहीं करवाऊंगा मैं, कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा तब मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये पूरा का पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, देखो कोने में, हाँ यहाँ पे रेड कलर का, ऐसे कोने में वीडियो के नीचे टच कर दो, ग्रे कर दो उसे रेड कलर से, है ना, रेड कलर को चेंज करके ग्रे कलर का कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी वीडियोस दूसरों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, मेरे को भी अच्छा लगेगा ताकि मेरी वजह से किसी और की हेल्प हो जाए। बाकी आपकी कोई एडवाइस है मेरे लिए, कोई सजेशन है, कोई आपको लगता है इवन कंप्लेन है, आई एम ओपन फॉर दैट। इवन आपके पास, सॉरी, कंप्लेन की स्पेलिंग गलत लिखी है, कहोगे कंप्लेन है, हाँ कंप्लेन है, स्पेलिंग गलत लिखी है आपने। कोई कंप्लेन है, ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मैं अपने वीडियोस को और इंटरेक्टिव बना सकूं। और अब एक ले दे करके क्वेश्चन पेपर और रह गया मई 2018 वाला, वो मैं देखता हूँ मंडे से, मेरा कोशिश यही रहेगी कि मैं मंडे से पहले ही अपलोड कर दूं, ताकि इसी महीने में आपका हो जाएगा और आपके पास पूरा अभी 10 से 15 दिन का टाइम बचेगा। आपके पास सारे क्वेश्चन पेपर अब तक के सॉल्व रहेंगे, आपके पास पूरा का पूरा कहते हैं कोर्स एंटायर अवेलेबल है, तो आपके लिए शायद हेल्पफुल हो जाए, मेरी आई रियली होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और थैंक यू फॉर योर टाइम।